Hello, my dear passionate NEET aspirants. Welcome back to your favorite channel, Magnet Brains IIT JEE NEET. मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके लिए फर्स्ट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल गए होंगे, जिसको आपने डाउनलोड किया होगा और फिर करा होगा सॉल्व। अगर नहीं डाउनलोड किया है, नहीं सॉल्व किया है, नहीं मिली थी, तो अभी भी आप मेरे साथ साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी बात को मान करके वर्चुअल ग्रुप बना करके डीपीपी शेयर की और उसके बाद उसे सॉल्व किया, उनके जो भी डाउट्स हैं वो भी यहाँ क्लियर होंगे। जो बच्चे अपने डीपीपी को सॉल्व कर चुके थे, जो स्टूडेंट्स ये काम कर चुके थे, आंसर सही आ गए थे, वो भी इसे ध्यान से देखें। हो सकता है कुछ नया कंसेप्ट, कोई ऐसी चीज जो आपने मिस कर दी हो, वो आपको पता चल जाए। तो अभी इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे अपनी फर्स्ट डीपीपी फॉर द फर्स्ट चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार स्टडी मॉड्यूल बता देना चाहती हूं। जैसे हम पढ़ रहे हैं हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन और उसके बाद कर रहे हैं डीपीपी और फिर डीपीपी के सॉल्यूशन। तो पहले टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ और उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। फिर हम करते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व। लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ये आपको हर चैप्टर के एंड में अलग से मिलेगा फॉर बायोलॉजी। लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ईयर्स, ये हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके वीडियोस मिलेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट रेफरिंग एनी बुक, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन, जो भी आपके डाउट्स हैं आप अलग से उसे लिख के रख सकते हैं, हम उसे एक सेशन में सॉल्व कर लेंगे। वीकली टेस्ट पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब कुछ। और चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि मैम इस पर्टिकुलर डीपीपी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे पास थोड़े कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि अभी हमने इनिशियल स्टेज पर चैप्टर स्टार्ट किया है। एज वील मूव अहेड विद द चैप्टर, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है लिविंग क्या होता है, लाइफ क्या होती है, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम बेसिक चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं बेसिक चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और सारे क्वेश्चंस जो आपको डीपीपी में भी मिल रहे हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दी क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन एनसीईआरटी, मतलब 100% थ्रू एंड थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि चैप्टर टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हो, और एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसीलिए आप जब भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो या आपको मिल जाती है, आपको तुरंत सॉल्व करना है। यहां से आपकी एट फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, आप तैयार कर रहे हो और साथ लेकर चल रहे हो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो डीपीपी को सॉल्व करना जरूरी है ताकि हम अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है टैक्सोनॉमी का? तो जब हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी तो हमने पढ़ा कि कैरेक्टराइजेशन करना ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो वो पढ़ाई ग्रुपिंग की या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की कहलाती है टैक्सोनॉमी। अब उसमें सबसे पहले हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानना पड़ता है, यानी हमें सबसे पहले एट फर्स्ट प्लेस क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस में दिया हुआ है फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी का मतलब कुछ और होता है। फाइलोजेनी, अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। वो ऑप्शन पर्टिकुलरली किसी और जगह फिर से पूछा जा सकता है। यू नीड टू नो द होल कंसेप्ट। तो फाइलोजेनी होता है डिसेंट ऑफ स्पीशीज, डिसेंट। फाइलोजेनी होता है डिसेंट ऑफ स्पीशीज।
यानी एंसेस्टर कौन था जहां से ये स्पीशीज निकल के आई, या फिर एंसेस्टर कौन सा था जिससे ये पर्टिकुलर जीन इवॉल्व होकर आया, वो स्टडी फाइलोजेनी कहलाती है, विच कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेप। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैंने आपसे कहा था आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो अभी हम इसे अपने कंसिडरेशन में आंसर के लिए रख सकते हैं, बट रीडिंग ऑल दी ऑप्शंस इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपको जो फर्स्ट प्लेस पे आंसर लग रहा हो वो हो ही ना, उसके अलावा कोई बेसिक सी चीज मिल जाए, तो ऑप्शन हमेशा सारे कंसिडर करने हैं। थर्ड ऑप्शन से इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब नाम देना, नाम देने वाली बात कब आती है, आप कब किसी को नाम दे सकते हो, जब आप उसे पहचान जाओ, तो नॉमेनक्लेचर तो बाद में आता है, ये ऑप्शन भी हमारा गया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया तो तब आएगा जब हमें नाम पता होगा, तो क्लासिफिकेशन भी हम नहीं कंसिडर करते। सो आवर आंसर गोज टुवर्ड्स द ऑप्शन बी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो एक एक्सक्लूसिव यानी डिफाइनिंग फीचर कौन सा होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और फीचर्स क्या क्या दिए हैं, फीचर्स दिया है फर्स्ट, इंक्रीज इन मास बाय, मास में इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। यानी अगर मास इंटरनली या एक्सटर्नली बढ़ रहा है तो क्या हम कह सकते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डेवलपमेंट होता है, वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है। और सेल डिवीजन कहाँ होता है? बॉडी में अंदर से। बाहर से सेल बन के डिवाइड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, अंदर से नए सेल्स बन के आते हैं ऊपर डिवाइड होके। तो इंटरनल ग्रोथ देखी जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ देखी जाती है? कोई अगर छोटे छोटे कण से मिट्टी का बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, बड़ा पत्थर बन गया, तो वो क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी मिट्टी जम गई, धूल जम गई, आपने उसे क्लीन नहीं किया, तो वहां पर भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, मास बढ़ रहा है, लेकिन एक्सटर्नली। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमेशा इंटरनली कोई भी चीज का मास इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर। आइसोलेटेड अलग से मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, आइसोलेटेड नहीं होती है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड ओनली, नहीं, आउटसाइड नहीं, इंटरनली मास इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। परसेप्शन का मतलब होता है फील होना, सेंस होना, कॉन्शियसली एहसास करना किसी चीज का। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, हाँ, कोई भी इवेंट अगर होता है तो हम उसको फील कर पाते हैं। कोई डांटेगा तो हम उसे फील कर पाएंगे, कोई आपसे लड़ने लगेगा तो भी आप उसे फील कर पाओगे। देखो, गुस्सा जो होता है वो अच्छी चीज होती है, गुस्सा बताता है कि सामने वाला केयर कर रहा है। तो मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, गुस्सा होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ाई कर रहे हैं तो वहां नेगेटिवनेस आ जाती है। कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है, देयर इज अ फ्रेंड टू यू, तो आप उसको समझ पा रहे हो कि आपके साथ सामने वाले ने अच्छे से बिहेव किया, आपको भी अच्छे से बिहेव करना है। सो देयर इज ऑलवेज अ परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, और फिर वो पर्टिकुलर मेमोरी भी स्टोर हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे डॉक्टर के पास गए और उनको मान लो पहली बार में जाते ही डॉक्टर ने बोला हाँ बिठाओ, इस पे बिठाओ, इंजेक्शन लिया, सामने इंजेक्शन निकालने लगे, तो वो बच्चा जब यहाँ से इस डॉक्टर के पास से वापस जाएगा तो उसको हमेशा जीवन भर डर बना रहेगा उस डॉक्टर से, क्योंकि उसने जाते ही इंजेक्शन निकाल लिया था। ऐसा भी तो कर सकते थे कि बच्चे को बिठाते, थोड़ी इधर उधर की बातें करते, कहते बेटा आँख बंद कर लो, या उसके कुछ ना कुछ करके उससे इंजेक्शन पहली बार में नहीं दिखाया होता तो वो थोड़ा बेटर फील करता। बट नाउ उसने सेंस कर लिया है, उसको परसेप्शन हो गया है दैट देयर कैन बी समथिंग विच कैन हार्म मी, मुझे कोई चीज परेशानी पहुंचा सकती है इस पर्टिकुलर जगह पे, और फिर वो बच्चा अपनी मेमोरी बिल्ड कर लेता है और अगली बार डॉक्टर के पास जाने से डरेगा। मतलब ये जो है, ये वाला कंसेप्ट एक्चुअली में इट इज अ रिटन कंसेप्ट। आप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ोगे जब पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो उसमें ये पढ़ाई कराई जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है
ये कहाँ से बना? परसेप्शन ऑफ इवेंट से। जो उसने फील किया उसको उसने फील करने के बाद अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। सो यस, इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर सही कौन सा होता है? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। और ये क्वेश्चन AIPMT में 2011 में पूछा गया था। ठीक है, आप बोलोगे कि AIPMT लिखा है मैम, AIPMT में पूछा गया था, तो क्या हुआ? जील वही है, सब वही पढ़ाई कर रहे हैं, और 2011 इज नॉट वेरी फार, राइट? तो क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। आप गलती कर सकते थे सेकंड वाले या फर्स्ट वाले ऑप्शन में। वैसे जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो इस चीज पर गलती नहीं करेगा कि ग्रोथ इंटरनली होती है, एक्सटर्नली नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो सही ऑप्शन हमारा होता है परसेप्शन ऑफ इवेंट को लेके, क्योंकि जब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, जब मैंने खुद आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ाया, अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, मैंने वहां पढ़ाया है कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? That's it. See the next question now. Smallest unit of classification. जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट और सबसे छोटा यूनिट, ये दो चीजें होती हैं। और हमने जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी तो हमने पढ़ा है कि क्या है, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ, स्ट्रक्चर नहीं, जो मेजर कैटेगरीज हैं वो 7 टाइप की हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जिसमें से किंगडम जो है वो हमारा हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इसको आप चाहो तो लिखकर अलग से रख सकते हो कि किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जबकि स्पीशीज जो है वो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। और टोटल टैक्सोनॉमिक, ये फीचर्स लिख के रख लेना, टोटल 1 मिनट, टोटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने कितनी पढ़ी है? हमने पढ़ी हैं 7 मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें से हाईएस्ट होती है किंगडम। और क्योंकि किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है तो उसमें सबसे कम एक जैसे कैरेक्टर होते हैं, रेयर सिमिलर कैरेक्टर, वेरी लेस सिमिलर कैरेक्टर। सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे स्पीशीज में। स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा आंसर ना जीनस होगा, ना ऑर्डर होगा, ना किंगडम होगा, स्पीशीज हमारा आंसर होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। दैट्स ऑल। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ICBN स्टैंड्स फॉर, अब ये जो 4th क्वेश्चन है ये फिर क्वेश्चन AIPMT 2007 में पूछा गया था। आपके लिए, अगर आप पढ़ चुके हो, आप मेरे सेशन देख चुके हो, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान सेट ऑफ क्वेश्चन है, वेरी इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस, बट you see the importance, they were already asked in the previous year's question paper. तो that is very important कि आपको वो क्राइटेरिया समझ में आए कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। अब हम क्या सोचते हैं कि नीट में है ना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, तैयारी हाईएस्ट लेवल की करनी है। पर कभी कभी ये कुछ क्वेश्चंस जो गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर तो आपको पक्के में नंबर मिलने ही मिलने हैं, +4 होगा ही होगा, -1 की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो द क्वेश्चन वॉज आस्किंग यू अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBM। ICBM स्टैंड्स फॉर, मतलब बात हो रही है किसकी? नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग का प्रोसेस, और नाम पूछा गया है ICBN, which stands for International Code of Binomial
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और अगर मान लो कि आईसीबीएन पिछली बार 2007 में पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में मान लो पूछ लिया कि आईसीजेडएन क्या होता है। सो डू यू नो व्हाट इज आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन? आईसीजेडएन होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये आईसीबीएन भी पूछ सकते हैं, ये आईसीजेडएन भी पूछ सकते हैं। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या है? इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। इंडियन कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, यहां पर कोई पार्टी नहीं चल रही। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो बट ऑब्वियस सी चीज है मैम, ये तो हमें पता ही था, ये तो नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यस डेफिनेटली यही आंसर है। नेक्स्ट है इंडियन कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये जल्दबाजी में कोई इतना सिली क्वेश्चन कैसे कर सकता है? जल्दबाजी में क्या हो जाता है, हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर, बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर है इसका आंसर। जल्दी से नॉमेनक्लेचर मार्क करते वक्त, पहले मार्क किया नहीं, बाद में मार्क करते वक्त उसमें ऑप्शन में सी लगाया, उसमें मैडम बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर लिखा था। अरे भाई आगे भी तो देखो, इंडियन कोड लिखा है, इंटरनेशनल कोड नहीं लिखा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कुछ नहीं होता। अब ये सिली मिस्टेक सिर्फ वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता। मान लो पढ़ा नहीं है, सीधे डीपीपी अपन करने आ गए, तो फिर वहां का जब नॉलेज ही नहीं है, जब कंसेप्ट ही नहीं है, जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आधा अधूरा नॉलेज रहेगा। इसीलिए पहले हमें कंसेप्ट समझना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे प्रॉपरली to attain good marks. So the answer is International Code of Botanical Nomenclature, which talks about, botanical always talks about, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, botanical always talks about plants. प्लांट्स का नेमिंग क्राइटेरिया और एनिमल्स का नेमिंग क्राइटेरिया जब होता है, एनिमल्स का नेमिंग क्राइटेरिया जब होता है तो उसको कहते हैं जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दैट्स इट। नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। गेनिंग क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following systems of classification is based on morphology of plant, and morphology हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। morphology का मतलब क्या होता है? morphology होती है study of external features of living organism। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। आगे आने वाला चैप्टर एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, जहां पर हम फ्लावरिंग प्लांट की एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स? प्लांट के एक्सटर्नल फीचर को देखकर कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उस पर रिलाई करता है? तो सबसे पहले रिलाई करने वाला, देखो प्लांट को देखकर अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो मतलब आपने उसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करी है। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, ये मैं कब बोलती हूँ? जब आप ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर देते हो। ब्रॉडली मतलब ऐसे ऊपर से देख के बता दिया। अगर हम एनाटॉमी की बात करते तो वो जाता कहाँ? साइंटिफिकली। तो जब हम बोल रहे हैं कि ब्रॉडली हमने ग्रॉस सिर्फ मॉर्फोलॉजी फीचर्स पर डिफाइन करा है, तो वो एक नेचुरल क्राइटेरिया होता है। वो क्या है? नेचुरल क्राइटेरिया। तो हम उसको बोलते हैं, जब मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं प्लांट्स की, तो वो हमारा क्राइटेरिया कहलाता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन ही नेचुरल सिस्टम दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ही नेचुरल सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम, ऑल सिस्टम नहीं। सो सही आंसर है हमारा नेचुरल सिस्टम। आई होप आपने यही आंसर लगाए होंगे। आप एक एक करके अपना आंसर चेक करते चलिए। कोई चीज अगर पूछनी है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, ठीक है? तो ये वाला हमारा आंसर है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 सेज विच अरेंजमेंट इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर किसका सही है, और ये क्वेश्चन प्रीवियसली AIPMT 1999 में पूछा गया था। अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत दूर का क्वेश्चन है, क्यों, उसके बाद भी तो पूछा जा सकता है। नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वहीं से आएंगे। हाँ, तो अब अरेंजमेंट इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, सही ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा अरेंज किया हुआ है, उसके लिए हम सारी 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिख के देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यही ऑर्डर होता है ना। और हमसे करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, यानी जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या ऑर्डर होगा, तो हमें स्पीशीज के ऊपर मिलना चाहिए जीनस, जीनस के ऊपर मिलना चाहिए फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमें स्पीशीज के बाद जीनस, फिर फैमिली, स्पीशीज के बाद जीनस, और फिर यहाँ फैमिली मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। स्पीशीज से चालू होना चाहिए, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत, ये जीनस से चालू हो रहा है। ऑर्डर, फैमिली, ये भी गलत हो जाएगा, स्पीशीज से चालू होके जीनस, फैमिली, ऑर्डर जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीशीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर, दिस इज व्हाट इट इज रिटन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। डिपेंडिंग अपॉन दिस क्या हमारा क्राइटेरिया है, असेंडिंग ऑर्डर जब हम जाते हैं अपनी कैटेगरीज में, तो उसमें हमें सबसे नीचे मिलता है स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर हमें मिलता है जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, और हो सकता है पूरी हायरार्की दी होती, ऑर्डर के ऊपर क्लास, फाइलम, किंगडम भी दिया होता। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मान लो प्लांट्स के बारे में बोला गया होगा तो फाइलम की जगह कभी डिवीजन भी मेंशन हो सकता है, तो उसको आपको कंसीडर करना है, वो गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, फैमिली को किसके बीच में रखा जाता है। आप वापस से यहां पर जाके अपनी कैटेगरी देखो, फैमिली किसके बीच में होती है, ध्यान से देखो, फैमिली कहां पर है, फैमिली यहां प्रेजेंट है, ऑर्डर और जीनस के बीच में फैमिली प्रेजेंट है। किसके बीच में, ऑर्डर और फैमिली के बीच में। तो फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन ऑर्डर, ऑर्डर और जीनस। तो जीनस और स्पीशीज नहीं हो सकता, ऑर्डर एंड जीनस है, ये भी नहीं होगा, ऑर्डर एंड जीनस, ये वाला आंसर। एक सिर्फ हायरार्की याद कर लेने से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑर्डर एंड जीनस। ऑर्डर और जीनस के बीच में जो टेक्सॉन प्रेजेंट है वो है हमारी फैमिली, द ग्रुप फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमैटिक्स का क्या एम होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। बायो मतलब लाइफ, सिस्टमैटिक्स मतलब सिस्टम के सिस्टम में अरेंजमेंट करना, यानी कि क्लासिफिकेशन करना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोसिस्टमैटिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस क्राइटेरिया पर बेस्ड होगा, तो ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, तभी हम इसे बायोसिस्टमैटिक कहते हैं। तो इसके लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानना इंपॉर्टेंट है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, वो रिलेशनशिप जहां पर हमें इवोल्यूशन की स्टडी मिले, यानी हमें ये पता चले कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन से एंसेस्टर से निकल के आया है, क्या एंसेस्टर थे, क्या पूर्वज थे, इसका डिसेंट ऑफ स्पीशीज क्या है, किससे निकल के ये आई है और स्पीशीज बन गई। क्योंकि किंगडम में तो सारे के सारे साथ में थे, फिर फाइलम बना होगा, फिर डिवीजन बना होगा, क्लास बना होगा, ऑर्डर बना होगा, तो उस तरीके से स्पीशीज कब निकल के आई वो पूरा जब हम स्टडी करते हैं तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है, विच टेक्स प्लेस इन दी बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब ऑप्शंस देखिए,
ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नहीं ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर नहीं था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर था। डेलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, नहीं, अलग अलग टैक्सा को नहीं देखा था, क्लासिफिकेशन जरूर देखा था पर कंसिडरिंग फ्यू पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, यहां पे मिला। एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब मैंने जो अभी आपको बताया था डिसेंट ऑफ स्पीशीज, कहां से स्पीशीज बन के आई। ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी, सारी फील्ड ऑफ स्टडीज पे लगा दी जाती हैं, तो ये बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है और यही हमारा आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने अभी तक के सारे आंसर सही दिए हैं टिल क्वेश्चन नंबर 8? मुझे अभी कमेंट में बताओ कितने लोगों के सारे 1 2 लेके 8 तक के क्वेश्चन के सारे आंसर सही थे, बिकॉज दैट इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज द नॉर्मल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक। हाउ मेनी हैव यू रिटन द करेक्ट आंसर? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लिख दिया? जिसने सारे आंसर सही किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक, पहली चीज आई रियली डू अप्रिशिएट। और जिसने गलत किए हैं उनको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूं अगर उन्होंने सही कमेंट में लिखा होगा कि मैम मुझसे कुछ क्वेश्चन में गलती हुई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले तो खुद से ट्रू होना ही पड़ेगा। मैं अपने आप के साथ, मैं किसी के साथ गद्दारी करूं ना करूं, अपने आप के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, वरना मेरा भला नहीं हो पाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपने गलत आंसर सॉल्व किया है, गलत आंसर को टिक किया है, तो आपको एक्सप्लेनेशन सही मिल गया। और यहां पर आप गलती करने के लिए हो, क्योंकि वहां जाके तो गलती नहीं कर सकते, सारी गलती यहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम किसी ऑप्शन को छोड़ते नहीं। आइडेंटिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। साइटोलॉजिकल मतलब सेल से रिलेटेड कैरेक्टर्स, सेल के स्ट्रक्चर को लेके। न्यूक्लिक एसिड कैसा था? न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियस कैसा था? क्रोमैटिन मटेरियल कैसा था? न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल कैसा था? इन सब चीजों को अगर हम पढ़ें तो वो साइटोलॉजिकल स्टडी कहलाती है, विच इज नॉट एक्चुअली दी बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने का क्राइटेरिया। कंसिडर करते हैं उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनी को। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पूर्वज कौन है ये पता चलेगा, फाइलोजेनी डिसेंड बताएगा टू दी स्पीशीज, कहाँ से स्पीशीज बन के आई। ऑल राइट, दैट्स इट टू दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, next question says term systematics was derived from dash word systema which means dash। अब जब भी हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही यूज होती है सिस्टमैटिक्स की पढ़ाई करने के लिए, और वो पर्टिकुलर लैंग्वेज कौन सी होती है? इट इज अ लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन लैंग्वेज का ही यूज क्यों किया गया? बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज। इट इज अ डेड लैंग्वेज जो कि अब यूज नहीं होती, और क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, आगे यूज नहीं होती तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, जबकि जो लैंग्वेज नॉर्मली ज्यादा यूज होती है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं। तो ये इंटरनेशनली यूज होने वाला एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बना लिया गया जिसमें नेम्स दिए गए, जिसमें सिस्टमा दिया गया। और सिस्टमा का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें सिस्टमा, तो सिस्टमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमा वर्ड आया है सिस्टमैटिक्स से। सिस्टमैटिक से, सिस्टमैटिक क्या? अरेंजमेंट। किसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा भाई? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बात समझ गए? लैटिन वर्ड है, मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर देखिए, ग्रीक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये तो हमने यहीं से गलत कर दिया, यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। लैटिन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस बिल्कुल, फिर भी हम सारे पढ़ते हैं। इंग्लिश टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं बिल्कुल नहीं, और बोर्ड 2 और 3 नहीं, सिर्फ 2 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 says स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज को क्या बोला जाता है? स्पीशीज को क्या बोला जाता है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जब हम पढ़ते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम होता है, सबसे छोटा ग्रुप स्पीशीज होता है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन उसको बोलते क्या है? सबसे बेसिक यूनिट होती है। इट इज दी सबसे बेसिक यूनिट।
बेसिक मतलब मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स विच कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ऐसा ऑफस्प्रिंग जो आगे जाके खुद भी रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो होती है बेसिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ डेफिनेटली। लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, बिल्कुल नहीं, हम इसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, नहीं, टैक्सोनॉमिस्ट ने इसकी बात नहीं करी थी, उन्होंने बात करी थी पूरे सिस्टमैटिक्स की। तो एक्चुअली में जो हमारा स्पीशीज होता है वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था 2003 में इन AIPMT, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब सारे क्वेश्चन जिसने पूरे 10 on 10 क्वेश्चन सही किए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिसने गलती करी है उन्होंने अपनी गलती सुधार ली होगी। यहां पर हमने जो अपनी फर्स्ट DPP है उसके क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, आज का ये जो सेशन था ये काफी कहना चाहिए कि इजी क्वेश्चंस वाला सेशन था, क्योंकि अभी तक हम ब्रॉड कंसेप्ट पर गए नहीं थे। जैसे जैसे कंसेप्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्वेश्चन भी इंक्रीज होंगे, नंबर में भी और डिफिकल्टी में भी। क्लियर? अगर आपने पूरे 10 on 10 क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं तो समझ जाना कि जिस टाइम टेबल को जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हो, जो सेशंस आप टाइम निकाल के देख रहे हो, वो आपके लिए क्रिस्टल क्लियर जा रहा है और अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और यही प्लान अपने को आगे लेकर जाना है। क्लियर? सो दैट्स इट। अब आपको DPP के सोल्यूशन सीक्वेंस में मिल जाए, ढूंढना ना पड़े, आपको चैप्टर वाइज टॉपिक सीक्वेंस में मिल जाए, ढूंढना ना पड़े, इसके लिए आप YouTube पे तो जा ही सकते हो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, उस पर आपको और चीज़ें क्लियरली मिल जाएगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप उसे टाइप करेंगे तो एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करिए। आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, नीट वाले सेक्शन पर आप जाइए, वहां पर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी के सेक्शन पर वॉच नाउ करिए। जैसे आप इस पे वॉच नाउ क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अ पेज ओपन, और यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है। उसके बाद हमें मिलेंगे व्हाट चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा हुआ, वहां पर हर चैप्टर के वीडियोस और DPP के वीडियोस सब कुछ सीक्वेंस में अवेलेबल है, भटकना नहीं, ढूंढना नहीं, उस पे जाओ, क्लिक करो, वॉच नाउ करो, तो वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। और सारी चीजें समझ में आ गई हैं, सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे बताने के लिए लाइक जरूर कर देना, ठीक है। दूसरा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जिस अपने वर्चुअल ग्रुप में आपने DPP के क्वेश्चंस की PDF भेजी थी, वहां पर सोल्यूशन भी शेयर कर देना ग्रुप्स में, ताकि आप मिल बांट कर उसके क्वेश्चन आंसर पर बात कर सकते हो। और आपके पास तो बहुत अच्छी सुविधा है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जाम। इट्स अ बिग डील, एंड दैट टू ऑनलाइन, घर में बैठ के, और क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, DPP मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। what else do we want, right? So tell me in the comment section whatever are your views. I'll meet you again in the next session. तब तक के लिए thank you so much and take care.